पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर के बारे में ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। इंडक्टर यानी कि प्रेरक। क्लियर? आवाज नहीं भाई, बैठ दो बैठ दो। इंडक्टर हमारे पास एक चालक तार होता है। इस चालक तार को आपने कोइल नुमा मोड़ दिया। इस चालक तार को कैसे मोड़ दिया भाई? कोइल नुमा। चालक तार को कोइल नुमा मोड़ दिया तो क्या बन गया हमारे पास? इंडक्टर। ठीक है। तो देखोगे है तो चालक तार और आपने मोड़ा कैसे? कोइल के रूप में, तभी क्या बना? इंडक्टर। तो आकार इसका छोटा है बड़ा? बड़ा, क्योंकि किसी चालक तार को कोइल नुमा मोड़ा है तो आकार तो इसका क्या हुआ? बड़ा ही हुआ। तो इसका आकार क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो इंडक्टर है ये क्या संचित करता है? धारा या विभव? धारा संचित करता है। कैपेसिटर क्या संचित करता है? विभव। और ये क्या संचित करेगा? धारा। ठीक है। ये धारा संचित करता है। क्लियर? ठीक है। ये धारा तो संचित कर ली, लेकिन कौन से क्षेत्र में धारा संचित करेगा? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में? किस में करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा को क्या करता है? संचित करता है। यहां तक ठीक है। अब तो जो धारा को संचित करेगा तो धारा में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध। अचानक से धारा में परिवर्तन होगा क्या तो ये कहेगा तुरंत परिवर्तन नहीं होने देंगे। जो हमारे पास धारा हम आगे सप्लाई दे देंगे लेकिन तुरंत परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? इंडक्टर। धारा के प्रवाह में विरोध कौन करता है? प्रतिरोध। और वोल्टेज में परिवर्तन विरोध कौन करता है? कैपेसिटर। तो ये क्या करता है? ये है धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या करेगा? ये धारा में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है। ओके। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा को संचित करेगा, धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा। धारा में परिवर्तन का विरोध ऐसे लिखा जाता है आई जीरो माइनस बराबर आई जीरो प्लस। और मैंने ऐसा लिखा था वोल्टेज में भी, विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध ऐसा ही है। और मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है, ऐसा ही लिखता है। ठीक है, करो नोट। और एक लाइन लिख लेना, ये बना कैसे है वो तो लिखे हैं।
चालक तार को कुंडली नुमा मोड़कर प्रेरक बनाया जाता है। चालक तार को कुंडली नुमा मोड़कर प्रेरक बनाया जाता है। कहाँ हरिंदर कहाँ है? नीचे तो नहीं था है? है? ओके इंडक्टर के नाम से आपके इलेक्ट्रिशियन में कोई चैप्टर लिखा हुआ नहीं है। इंडक्टर के नाम से मैं चैप्टर खुद पढ़ाता हूँ। बाकी इंडक्टर के कुछ गुण ऐसी थ्योरी में डाल दिए जाते हैं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं, तो वो ऐसी थ्योरी और चुंबकीय क्षेत्र आपको ज़्यादा भारी लगने लग जाते हैं। इसलिए हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमने रजिस्टर अलग पढ़ा, कैपेसिटर अलग पढ़ा, इंडक्टर अलग पढ़ा, ताकि बाद में मिश्रण हो ना कि भाई रजिस्टर इंडक्टर है तो आपको पता चले इसका खुद का गुण क्या है। इसलिए हम हर एक चीज को अलग अलग आराम से पढ़ते हैं। और जो मॉड्यूल फर्स्ट है, ये मॉड्यूल फर्स्ट है, ये राजा मॉड्यूल है। मतलब इसके बिना आपको इलेक्ट्रिशियन आनी भी नहीं है। यदि आप इलेक्ट्रिकल है तो वो भी नहीं आनी है, कुछ भी नहीं आना है। ट्रेड का जो मूल बेस है वो इलेक्ट्रिशियन का मॉड्यूल फर्स्ट है। जब पेपर आपका कभी भी मतलब इजी आए या मीडियम लेवल आए तो मॉड्यूल फर्स्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। मॉड्यूल फर्स्ट का वेटेज सदैव होता है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। तो बड़ा ध्यान रखना भाई। कई बार मशीनें ज़्यादा पूछ सकते हैं, कम पूछ सकते हैं, ये वो है जो सदा पूछा जाता है। और ये वही मॉड्यूल है जो आपका मूल बेस तैयार करता है। लिख लिया? एल इंडक्टर है, चालक तार को कुंडली नुमा मोड़कर प्रेरक का निर्माण किया जाता है। ये क्या करता है? धारा को संचित करता है। कौन से क्षेत्र में संचित करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में संचित करता है। ये धारा में परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध। तो ये I0 माइनस बराबर I0 प्लस, ये होता है। कोई तकलीफ नहीं? ओके। अब देखो कि हमारे पास प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस है। कुंडली है तो कुंडली तो एक युक्ति है ना भाई। कुंडली तो एक युक्ति है, युक्ति हमारे पास क्या कहलाएगा? इंडक्टर। और जो धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा उसे कहते हैं इंडक्टेंस, क्योंकि वो गुण है। तो प्रेरकत्व है, इसका प्रतीक क्या होता है? L। मात्रक क्या होता है? हेनरी। और व्यवहारिक मात्रक पूछ ले तो मिली हेनरी। व्यवहारिक
मात्रक, जो हम सामान्यतः ज्यादातर काम में लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है भाई, मिली हेनरी। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्रेरकत्व का। अब देखो कि मैं दो सूत्र लिखता हूं, अभी आप ध्यान से देखना, लिखना मत, पहले देख लो। दो सूत्र लिखता हूं। एक सूत्र होता है V बराबर L di बाई डी टी। ठीक है, ये धारा में परिवर्तन को दर्शाता है, तो V बराबर L di बाई डी टी। ठीक है, जहां पर L हमारे पास होता है प्रेरकत्व, वो हमने यहां लिख दिया, और एक हमारे पास होता है E बराबर माइनस का N, माइनस का नियम तो वो लेंस के कारण आता है, बाकी क्या होता है N डी फाई बाई डी टी। N डी फाई बाई क्या होता है, डी टी। E हमारे पास होता है विद्युत वाहक बल, क्या होता है भाई, और ये आपने ये सूत्र कभी भी पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हैं जहां पर फैराडे के द्वितीय नियम द्वारा विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा, जैसे चालक तार है तो चालक तार का चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर इस चालक में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे विद्युत वाहक बल। E बराबर N डी फाई बाई डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस क्या, V बराबर L डी आई बाई डी टी। ठीक है भाई, अब ये हो गया V। इसका भी मात्रक क्या होता है, विभव है तो वोल्ट में है, और इसका मात्रक भी क्या है, वोल्ट में, तो इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर, दोनों बराबर है, तो हमारे पास हो गया L डी आई बाई डी टी बराबर N डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसको सरल किया तो हमारे पास दोनों तरफ हमने लेना पड़ा समाकलन, L गुणा आई बराबर क्या हुआ, N गुणा फाई। तो L बराबर क्या आया, L बराबर आया N फाई बटा आई, N फाई बटा आई। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं काफी सारे, और ये सूत्र आया, मैंने इन दोनों सूत्रों की सहायता से निकाला। V बराबर L डी आई बाई डी टी, E बराबर N डी फाई बाई डी टी। तो V क्या होता है हमारे पास, वोल्ट है, तो ये हमारे पास L डी आई बाई डी टी है, तो वोल्टेज का सूत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण E बराबर N डी फाई बाई डी टी बनता है। इसके कारण निकल गए L बराबर क्या आया, N फाई बटा आई। बताओ I बढ़ेगा तो L क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं हर बार ये बताता हूं, मैंने पहले प्रतिरोध में बताया, मैंने कहा धारा चेंज करो, वोल्टेज चेंज करो, प्रतिरोध पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। प्रतिरोध खुद विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करता है, भौतिक गुणों पर करता है। फिर मैंने यही चीज कैपेसिटर में बताई, मैंने कहा C बराबर Q बटा V बढ़ाया फिर भी C नहीं घटा, क्योंकि वो भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा, विद्युत गुणों पर निर्भर नहीं करेगा, और न इंडक्टर इस पर निर्भर करेगा। करो नोट।
और ये दोनों सूत्र अपने पास आता है। V बराबर एल डी आई बाई डी टी भी होता है, E बराबर एन डी फाई बाई डी टी भी होता है। V बराबर एल डी आई बाई डी टी का तो अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करूंगा, पूरा पूरा खोल के रखेंगे और एक एक चीज बताएंगे। और E बराबर एन डी फाई बाई डी टी है, पहले किसी ने भी टेक्निकल पढ़ रखी हो तो ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय परिवहन के नियम में आता है ना भाई, वो वहां आता है। और एल जो V बराबर एल डी आई बाई डी टी तो अभी आएगा वापस पूरा। क्योंकि ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट तो बराबर होता है। ई तो विद्युत वाहक बोले मात्रा क्या है वोल्ट, इसका मात्रा क्या है वोल्ट, बराबर क्यों नहीं करूं मैं, वोल्ट के बराबर तो वोल्ट ही करूंगा मैं। हो गया भाई, ठीक है। ओके, आगे लेते हैं भाग। V बराबर एल डी बाई डी टी, चलो ठीक है। तो प्रेरकत्व के गुण देखने ना मैं, पूरा देखना ध्यान से। V बराबर एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। V बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। तो V है बराबर, सॉरी मैं पहले लिख दूं, पूरा बना दूं। ये है इंडक्टर, इसके एक्रॉस वोल्टेज आएगा वो क्या कहलाएगा VL। ये इंडक्टर है L, इसमें धारा आएगी वो क्या है I। क्लियर। तो ये हमारे पास बनेगा V बराबर एल डी आई बाई डी टी। यही बना कि नहीं बना। मैंने कैपेसिटर के समय ये लिखा था I बराबर C डीवी बाई डी टी, क्योंकि उस समय वो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कर रहा था, और ये किसका कर रहा है, धारा का। ठीक है, अब देखो V तो मैं V लिखूंगा, L को क्या लिखूंगा L, और D बाई डी टी को क्या लिखते हैं वो आप बता दो। D बाई डी टी को क्या लिखा जाता है J ओमेगा, तो J ओमेगा इनटू क्या हुआ भाई I। कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो V बराबर हमारे पास क्या आया, J आगे ले लो, ओमेगा गुणा L गुणा क्या हुआ I। अब थोड़ा सा हमें और देखना है, हमारे पास होता है एक्सएल। एक्सएल कहलाता है प्रेरणीय प्रतिघात। एक्सएल क्या कहलाता है, प्रेरणीय प्रतिघात। इंग्लिश में कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो बताइए एक्स एल बराबर हमारे पास क्या होगा, ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, तो एक्स एल बराबर क्या हो गया 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब जो प्रेरणीय प्रतिघात है इसका मात्रक तो ओम ही आएगा, धारितीय प्रतिघात का भी मात्रक क्या था ओम, प्रेरणीय प्रतिघात का भी मात्रक क्या है ओम। एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। अब यहां से आपको ये पता चलेगा कि जो एल बढ़ाओगे तो एक्स एल भी क्या होगा बढ़ेगा, समानुपाती है ना भाई, और आवर्ती बढ़ाओगे तो भी एक्स एल क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि कौन सा गुण है समानुपात। तो ये तो ओमेगा गुणा एल तो क्या बन गया एक्स एल, तो हमारे पास V बराबर क्या हुआ एक्स एल गुणा क्या है आई, और J का मतलब कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, J का मतलब कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। अब देखो ये लाइन क्या कहती है कि धारा के साथ आप 90 डिग्री कोण बनाओ। मैं कहता हूं ये रही धारा, धारा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया, और धारा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने पर क्या मिला मुझे वोल्टेज। बताओ वोल्टेज इसमें आगे है कि नहीं है, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है। या तो मैं ये लिखूं और या मैं या तो लिखूं वोल्टेज आगे है और या फिर मैं लिख दूं धारा पीछे है, बात एक ही हुई। वोल्टेज आगे है लिखो या धारा पीछे लिखो, बात तो एक ही है। एक तो आप कहते हो भाई राम और श्याम दौड़ रहे हैं, राम आगे है, और यह कह दो श्याम पीछे है, बात तो एक ही ना। तो वो है वोल्टेज कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री, इसका मतलब धारा कितना डिग्री पीछे है 90 डिग्री। और मैं सारे आंकड़ा किसके अनुसार बताऊंगा धारा के हिसाब से, क्यों लीडिंग लेगिंग का गुण किसके हिसाब से आता है धारा के हिसाब से। शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी यानी कि लेगिंग होती है। शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी यानी कि लेगिंग होती है। कैपेसिटर वाला ध्यान से पढ़ा तो ये तो वैसे डिटो ही हुआ है कि नहीं है, उस करो नोट। और जब है ना ये इक्वेशन जहां कहीं भी आए घर पे जाके रफ कॉपी में लिख के पढ़ो, याद हो जाता है परमानेंट, और भूलने के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं लिख के पढ़ते हो तो दिक्कत होती है, कुछ नहीं रहता है। कितना रफ में लिख के पढ़ता है, रफ में लिख के पढ़ो, रफ में लिखो पढ़ो, रफ में लिखो पढ़ो, याद रहते। एक दो दिन थोड़ी ना याद रहते थे परमानेंट। आपको ऐसा लगता है पहली बार देखते आ जाए, ऐसा आता नहीं है कोई भी चीज, वो है नहीं। कैलकुलेशन क्या है कि आप देखो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो गणित वगैरह, सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताऊं, उसमें सरकारी स्कूल में जो काफ़ी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, मतलब ज़बरदस्त होती है, और उस लेवल पर वो प्राइवेट स्कूल वालों को कभी भी टक्कर दे सकते हैं। उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सरकारी वालों की होती है मैथ। इंग्लिश प्राइवेट वालों की अच्छी होती है, सरकारी वालों की इंग्लिश बिगड़ी होती है, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है अंदर। लेकिन गणित बहुत अच्छी होती है। और हर आप कोई भी सरकारी स्कूल पढ़ा हो तो विशेष रूप से ध्यान होगा, हर क्लास में 5, 7, 10 बच्चे होते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है, जबरदस्त होती है। और जबरदस्त होने का कारण एक ही है कि उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, और न वो कैलकुलेशन से डरते हैं कि करना तो गुणा ही है, खा थोड़ी जाएगा, मतलब वो मामला है। बाकी सोचे इसको गुणा करूं, पता चले कि करना नहीं था तो ऐसे डूब जाएंगे, क्यों करें, तो वो करते नहीं है। तो गुणा करना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए, और कोई दिक्कत है नहीं।
हो गया अभी। तो v बराबर एल डी आई बाई डी टी, तो v बराबर एल जे ओमेगा इंटू आई, क्योंकि d बाई डी टी को क्या लिखते हैं, जे ओमेगा, और v बराबर जे ओमेगा एल इंटू आई, तो ये जे ओमेगा आगे ले लिया। जे ओमेगा क्या, ओमेगा इंटू एल क्या होता है, एक्सएल, आई तो आई है, जे का मतलब कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एक्सएल हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेरणीय प्रतिघात, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मात्रक क्या होता है, ओम, और एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो ये आवर्ती के समानुपाती और एल के भी क्या है, समानुपाती। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये धारा के साथ 90 डिग्री कोण बनाने पर क्या, या वोल्टेज, धारा के साथ 90 डिग्री कोण बनाते क्या, या वोल्टेज, यानी वोल्टेज धारा से आगे है, यहां कह दूं धारा वोल्टेज से पीछे, बात एक ही है। ओके, यहां तक देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो अब देखो, एक हमारे पास होता है स्वपररक्त्व। स्वपररक्त्व क्या होता है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान रखना भाई। एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बटा एल। ये इसका भौतिक गुण है। एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न, एल होता है कुंडली की लंबाई, कुंडली की लंबाई, ए होता है हमारे पास कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, म्यू बराबर होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, ये होता है चुंबकशीलता। ये क्या होती है भाई, चुंबकशीलता। ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब यहां से जो हमारे काम का रिजल्ट निकलेगा वो पहला रिजल्ट है, एल समानुपाती क्या होता है, एन स्क्वायर। यदि नंबर ऑफ टर्न को दुगुना करोगे तो प्रेरक तो कितना गुना होगा, 4 गुना। नंबर ऑफ टर्न को तिगुना करोगे तो प्रेरक तो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। कुंडली में चक्रों की संख्या 2 गुना करने पर कुंडली में चक्रों की संख्या 2 गुना करने पर प्रेरकत्व 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना होता है। फर्क तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना होता है। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखाई, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले सूत्र देखा था, एल बराबर एन फाई बटा, तो आप ये भी कह सकते हो सर एल समानुपाती तो एन है, यहां एल समानुपाती एन स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्न को दुगुना करें तो प्रेरक तो कितना करें, 2 गुना करें कि 4 गुना करें, आगे कंफ्यूजन।
इसलिए ये दारित्य विद्युत धारा के गुणों पर निर्भर नहीं करता, तो आई पर निर्भर नहीं करा, फाई पर निर्भर नहीं करा, तो इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं रहना है, निर्भर नहीं करेगा, कैलकुलेशन करने के लिए काम में लिया जाएगा। ये किस पर निर्भर करता है? भौतिक के गुणों पर। और भौतिक गुणों का सूत्र है पूरा ये कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कुंडली की लंबाई क्या है, कुंडली की चुंबकशीलता क्या है, कुंडली में चक्कर कितने हैं, ये क्या गुण है? भौतिक गुण। तो इस पर निर्भर करेगा, इसलिए ये लिखा पूरा L बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर इंटू ए बट्टा एल। लिखो 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 लिखो, सूत्र से डरना नहीं है, सूत्र है जो है। अरे कुछ भी पूछे, सूत्र आना चाहिए, सूत्र के अंदर से कुछ निकाल के पूछ ले पररक्त्व की कुंडली की लंबाई के कैसे निर्भर करेगा? हम कहेंगे व्युत्क्रम अनुपाती, कुंडली की लंबाई बढ़ेगी तो पररक्त्व क्या होगा? घटेगा। है सवाल कैसे कैसे आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आपके पास बुक कौन सी सवालों की? कोई सी नहीं है ना, तो कभी पता नहीं चल सकता। हाँ तो पढ़ो वो, उसमें पता चलता है कि सवाल कैसे कैसे है। मैं आपको बताऊं मेरी खास बात कि जब मैंने पहली रामायण किताब लिखी थी, मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा था, तो बहुत सालों से पढ़ा रहा था, मेरे सामने सवाल ये आता था, प्रश्न कैसा आता, मैं बताता था भाई ऐसे आता है ऐसे आता है, ऐसे मुझे काफ़ी बताना पड़ता था। फिर कई बार बच्चा कहता था ये नहीं सर इस प्रकार का नहीं आता, ये आता वो आता, ऐसा मामला चलता था। लॉकडाउन में मुझे मिला टाइम मिला तो मैंने निकाली किताब। लॉकडाउन से पहले तो मैंने एक हेल्पर की निकाली कोई सॉल्यूशन वाली, लॉकडाउन मुझे मिला टाइम। उससे पहले तो देखो पूरे टाइम क्लास रहता, टाइम मिलता नहीं था, पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी बहुत रेयर मिलता है। तो टाइम मिला तो मैंने लिखी किताब। सबसे पहले तो मैंने लिए जितने भी पेपर हुए थे, साहित्य तक पहली किताब में 72 पेपर थे, 72 पेपर थे। मैंने पेपर को टाइप कराया, फिर पेपर को चैप्टर वाइज बांटा, फिर चैप्टर वाइज बांट के उनको टाइप वाइज सीक्वेंस में सेट किया, सब सेट किया। फिर मैंने लिखे सॉल्यूशन उसके। फिर मैंने कहा अब मेरे सामने ये सवाल नहीं रहेगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो सभी परीक्षा में आए हुए हैं, और बिना परीक्षा में आए हुआ मैंने एक सवाल ही नहीं लिया। अब उन सवाल के ऊपर आप शक नहीं कर सकते क्योंकि वो परीक्षा के सवाल है। तो उन किताब पढ़ो, कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल कैसे पूछा था तो किताब खुद बता देगी आपको। मैं बताऊं हैं? हाँ वो अंतर यह है कि 6500 वाली किताब है जो 2020 की है, हमने 2020 में निकाली थी पहले लॉकडाउन में। उसके बाद बहुत सारे पेपर हुए थे, बाद में परीक्षा हुई थी। तो पिछले टेक्निकल हेल्पर के समय बच्चों ने कहा था कि वो तो हमने पूरी रट ली लॉकडाउन में, अब नई किताब निकालो। तो मैंने जल्दबाजी में निकाली थी रामायण सेकंड, जो 4000 सवाल वाली, वो जल्दबाजी में निकाली गई थी, प्रैक्टिस वर्क बुक नाम से। चेंज सवाल होते हैं, सवाल के पूछने के तरीके बदलते ना, पैटर्न बदलते रहते हैं। तो फिर कुछ पेपर 2022 में भी हुए थे, बाद में भी। अब जो किताब आएगी तो मैंने रामबाण फर्स्ट और सेकंड दो होने पर क्या है कि बच्चों के सामने सवाल एक ज़्यादा घूमता है, फर्स्ट लूँ सेकंड लूँ। फिर वो हमें फ़ोन करते हैं फर्स्ट लूँ सेकंड लूँ, हमने कहा दोनों ठीक ही है। फिर हमने अब की बार ये निर्णय लिया कि हमने कहा फर्स्ट लूँ सेकंड लूँ लफड़ा मेटेंगे, हम एक ही रखेंगे। इसलिए दोनों किताबों को मिक्स किया और कुछ जो नए पेपर है उनको मिक्स किया, और जो जो रिपीट वाले सवाल है वो सारे सवाल हमने मर्ज कर दिए, डिलीट कर दिए। हमने कहा रिपीट सवाल एक ही तरह के सवाल है, 5 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, उनको सबको हमने डिलीट कर दिया। और बहुत कुछ चेंजेस किए, सीक्वेंस चेंज किया, डबल टाइप के सवाल नहीं रहने दिए। इस प्रकार करके उतने ही पेज में हम एक ऐसी किताब लेके आ रहे हैं जो आपके ये सभी पेपरों का सार हो जाएगी। है 15 तारीख तक आएगी। है बाइंडिंग का ऐसा है कि बाइंडिंग हम सही करवाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ क्या मामला है
कि बाइंडिंग का केस आया था शुरुआत में, जो हमने जोधपुर में प्रिंटिंग कराई थी नहीं, तो वहाँ बाइंडिंग का केस आया था, बाइंडिंग खराब आई थी। बाद में जयपुर प्रिंटिंग कराई थी, उनमें बाइंडिंग का केस नहीं। जैसे रामबाण सेकंड में किसी का बाइंडिंग का केस आया नहीं था। फर्स्ट में बाइंडिंग केस ये आया था कि बाइंडिंग करते थे मैनुअली। जोधपुर में एक ही ऑफसेट था जो प्रिंटिंग कर सकता था इतने बड़ी किताबें, और फिर उसको पता चला कि भाई पीआरपी की किताबें ज़्यादा बिकती है। फिर एक हमारा और एक और पब्लिकेशन का उसके पास जोधपुर के दो बहुत बड़े काम आ गए। अब उसने 1.5-2 करोड़ की मशीनें खरीद ली पिछले 1.5 साल से। तो पिछले 1.5 साल से बाइंडिंग की समस्या नहीं आ रही, उससे पहले जो किताबें थी उनमें आ रही है। तो मशीनें खरीद ली। वो मशीनें क्या है कि पंच करती है, दबा के फिर वो बाइंड करती है। तो लफड़ा वो था पहले, उसमें भी ऑटोमेटिक मशीन का लफड़ा रहता और कुछ नहीं रहता। लिख लिया? हाँ 15 तारीख से 100% आई है। लिख लिया भाई? एक वो जो सवाल है ना मिलेगी वाला, उसका मैं आपको एक आंसर बताता हूं ढंग का, ठीक है ना? नहीं, मैं आंसर बताता हूं। मैं आपको क्या कहता हूं, आपके तलाश रहती है अच्छी किताब की, और अच्छी किताब मिल जाती है तो पैसे का कोई रोना है ही नहीं। और फ्री में मिल जाए, वो काम की नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है, उसको कोई खोले ही नहीं, तो मामला वो है ही नहीं। मामला इस पूरे केस में आपके पैसे का कोई मामला नहीं रहता। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ चीजें। मैं कहता हूं कि आप पैसे लेके जाओ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की ढंग की बुक लेके आओ। आपको मिल ही नहीं रही है, जाके ले आओ, है ही नहीं मार्केट में। जो वर्कशॉप कैलकुलेशन को वर्कशॉप कैलकुलेशन के तरीके से लिखी हो, उन्होंने वर्कशॉप कैलकुलेशन को फिजिक्स के तरीके से डाली है। परीक्षा में सवाल अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप पैसे लेके घूमो भले, लेकिन मिलनी कौन सी जरूरी है? लफड़ा तो अभी भी वही है। और सबसे पहले ये इलेक्ट्रिशियन की ऑब्जेक्टिव मैं ही निकाल के लाया था, डिटेल सॉल्यूशन की। उससे पहले थी नहीं, भले ही पैसे लेके घूमो ना आप, किताब थोड़ी मिल जाती है। और आपको नहीं यकीन है, मैं कहता हूँ आप एग्रीकल्चर के होंगे, कोई भी आपके कोई जानकार होंगे, उनको कोई एग्रीकल्चर की राजस्थान की किताब लेके आओ जिसमें सवालों का डिटेल सॉल्यूशन हो, ले आओ, घूमो, है ही नहीं किताब। पैसे लेके घूमो तो कौन सी किताब है? तो केस पैसे का ही नहीं। केस है कि आपको मेटर कहां से मिलेगा? मेटर तो अभी भी बताओ ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आई हुई है, भर्ती आई हुई है राजस्थान की किताब बताओ जिसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ पुराने सारे पेपर हो, कोई सी नहीं है। सारे पब्लिकेशन वाले ये कहते हैं कि टाइपिस्ट बुलाते इधर आओ। पहले इलेक्ट्रीशियन में भी यही था, चेक कर लो, वो बुलाते इधर आओ, ये है ना पेपर टाइप कर दो और आगे आंसर की टाइप कर देना और सीधी छाप दो। वो ऐसे छापी जाती थी। उसमें तो आपको केवल पेपर मिलते हैं कि भाई ये पेपर पूछा गए थे, पेपर मिल गया, सॉल्यूशन कहाँ मिला? अभी भी एग्रीकल्चर का कोई है ही नहीं ऐसा मामला, है कि नहीं? तो मैटर की कंटेंट की मार्केट में हमेशा से कमी रही है, हमेशा से रही है। अभी भी आपके पास जो मैथ की, रीजनिंग की जो किताबें मिल रही है वो 2018-19 तक के पेपर हैं, उसमें वहाँ तक शामिल है। गणित के, रीजनिंग के, रेलवे के, नए वाले शामिल है नहीं। और पेपर का पैटर्न तो 22 में बदला नहीं, बदला हो तो आपने डी ग्रुप का एग्जाम दिया होगा, पता किया होगा। पेपर का सवाल पूछने का तरीका तो बदला, और आप कहते हैं कि भाई सवाल का तरीका नहीं बदलता। ये तो गलत बात है ना, तरीका तो हर बार बदलता। आप देख लो, चाहे कोई साल उठा के देख लो, क्या टेक्निकल हेल्पर में 2014 पूछा जा रहा है वैसे अब तक पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा। तो पेपर के पैटर्न हर बार बदलते हैं, और बदलते पैटर्न को ध्यान में रखना चाहिए, पुराने सवालों को हल करना चाहिए। पुराने सवालों को हल करने पर परीक्षा निकल जाती है, कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि कोई भी वनडे एग्जाम में 80 से 90% सवाल हैं पुराने परीक्षा में आए हुए पूछे जाते हैं। नए सवाल मिलते हैं 10% लास्ट, बाकी नए कोई नहीं बनाते हैं। सवाल उसी बेस्ड आते हैं। आप कोई से पेपर उठा के चेक कर लो, है कि नहीं है? और परीक्षा पास करने के लिए 80-90% बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 80-90%। तुम्हें कौन सा 100% लाना है?
यार कौन से ले ही आए कभी, ऐसा लाते थोड़ी ना। अब इसमें एक नाम आया चुंबकशीलता। अरे आवाज नहीं भाई, मैं आराम से सब चीजें बता दूंगा। है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो मैंने जो बोला है कि वॉल्यूम फर्स्ट पूरा होगा तो पूरा ही होगा, उसके बाद चेंज होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग कह देता हूँ, जो कहना मैं स्टार्टिंग बताता हूँ, जो बताना होता मैं स्टार्टिंग बता। आपके बेच में बताया ना मैंने कहा वॉल्यूम फर्स्ट मैं सर पढ़ाएंगे तो मैं सर पढ़ाएंगे, वॉल्यूम सेकंड और थर्ड संजय सर पढ़ाएंगे, संजय सर पढ़ाएंगे। है हाँ है पढ़ाएंगे। वॉल्यूम सेकंड और थर्ड वो मैथ की 3 किताब है ना। हाँ तो एक किताब मैथ से पढ़ाएंगे, 2 किताब संजय से पढ़ाएंगे। मैंने सेमिनार में बताया था, सेमिनार के वीडियो खोल लो। और मोटे से मतलब छोटे से नहीं है, मैंने सेमिनार के अंदर बताता हूं। मैं जो चीजें होती है मैं न तो प्लस करता हूं न कोई माइनस करता हूं। अब बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सोल्व जरूर करवाता हूं। सोल्व करूंगा ना मैं, सोल्व मैं सारी करवाऊंगा। मैं आपको भी देखो सोल्व करा के मैं अभी आपसे पूछूंगा बहुत सारे सवाल। मैं टेक्निकल तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक पढ़ाता हूँ ना। ओके, मैं अभी सवाल बहुत पूछूंगा आपसे। हाँ नहीं मैं पूछूंगा ना, अभी भी इसके डाउट है मैं आपसे ही तो पूछवाना है, क्या दिक्कत है उसमें। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई क्या कर लेगा। कोई गणित हो तो क्या है, गणित तो मैंने जीवन में गणित बहुत पढ़ी है। मैंने जीवन में गणित इतनी पढ़ी है कि मैं आपको एक बैच बताऊंगा कि केवल मैंने इतना ही कहा था कि मैथ ऐप में मैं पढ़ूंगा, इस नाम पर 1100-1200 एडमिशन लिए गए थे पुराने बच्चों के द्वारा जो मेरे से पहले पढ़े हुए थे। और जबकि मैंने एक सिंगल क्लास यूट्यूब पर कभी नहीं ली। और मैंने लॉकडाउन में एक बैच पढ़ाया पूरा। और उससे पहले मैं 2019 तक मैंने पूरी मैथ पढ़ी, 2020 तक। 20 में एक बैच पढ़ाया ऑनलाइन वाला, वहां तक मैंने मैथ बहुत पढ़ाई, लगभग 100 बैचों से ज्यादा पर पढ़ाई है। तो मैथ का एक एक रग रग से मैं वाकिफ हूँ। मैथ क्या होती है क्या नहीं होती है, तुम्हें कैसे पढ़ना है, वो सब मैं जानता हूँ। कितने सवाल करा गए, कौन से, ऐसा नहीं होता रे। क्या हुआ, आपको आपको कुछ अलग चीजें लग रही है रे। मैं बताऊं आपको कि आपने गणित के सवाल किए, आपसे हुए नहीं, ठीक है। तो आपके रफ कॉपी में तो ऐसा किया हुआ है जो आपसे हुआ नहीं, वो कॉपी निकालो। मैं आपको आपकी पूरा आईना दिखाता हूं, क्योंकि मैं वैसे दिखाना चाहता नहीं हूं, क्योंकि गणित मैंने बहुत पढ़ी है। गणित किसको नहीं आती है, जो है ना करने की नीयत नहीं रखता है। कभी भी मैथ का एक ही है, चाहे भले कोई सर पढ़ो। मैंने बहुत पढ़े ना गणित, और मेरी गणित की क्लास में मुझे पता है गणित की एक ही लॉजिक है। यदि आपको सवाल करना दिया है और आपने किया है तब तो आपसे हुआ। आपको कहा 1 से 20 तक सवाल करके आना, आप कहते 1 से 20 ही डाउट है, तो रोलो फिर वो तो डाउट ही है। आपने जब उन्होंने 20 सवाल दिए तो आपने कितने किए, आपको इकाई अंक आया कि नहीं आया समझ में। तो 7 की घात 5 का इकाई अंक क्या है बताओ।
मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, पूरा सिंपल सवाल। नहीं नहीं, 7 की घात 5 के अंक क्या है? कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला 7 आएगा? समझ में आया था? आगे तुम्हारे सोल्व करने की नीयत ज्यादा थी नहीं लंबे वाले सवाल में, जबकि लंबे सवाल में लगना यही है, जो 7 की घात 5 में लगेगा वही 1047 की घात 5 में लगेगा। अलग लगेगा क्या? मैं एक सिंपल सवाल बताता हूं ना, मैं तो गणित बहुत पढ़ी ना। बताओ कि 2 की घात 7 का अंक क्या आएगा? बता, 2 की घात का 7 का अंक क्या आएगा? मैं आपको सिंपल बताऊं, बता क्या आएगा? अच्छा, इसमें तो 2 की घात 7 में तो कोई लपड़ा ही नहीं है। मान लो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा यार, आपको जो भी गणित आती है उससे कर ले, बता कितना आएगा? इससे ये पता चलता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है ना। 19 गुणा 7 कितना होता है? अरे रुको भाई, मैं बताऊं ना, मैं बताऊं आपकी कैलकुलेशन का लेवल। गणित तो बात की चीज है ना। आपकी दिक्कत कहां है? आपकी दिक्कत है कि तुम गुणा नहीं करना चाह रहे हो। गुणा कौन बताएगा आपको? गुणा करना बताएं। 42 पढ़ा कैसे नहीं याद होते? याद करते हैं, गुणा करते हैं हम। अरे क्या बात करते हो? गुणा पहले दिन मैं ये कहता हूं कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब 42 का गुणा नहीं है तो 42 को 7 से गुणा करना है मान लो, तो या तो आप फटाफट से गुणा करो, फिर आप ऐसा गुणा करो 7 दूना 14 का 4 हासिल लगी 1, 7 चौक 28, 1 29, या तो ये करो। और यदि ये गुणा करते आप दिक्कत कर रहे हो तो कोई क्या समझे आपको? यदि आपसे 42 का 7 से गुणा ही नहीं हो रहा है तो कोई क्या समझे? अरे मैं डबल क्यों, मैं ट्रिपल संख्या के बताऊं। ले ये ले, 34 को 35 से गुणा कर कर कर, तू कर ना, गुणा कर। हाँ कर, दिक्कत क्या आ रही? फिर गुणा तो करना पड़ेगा ना। गुणा करने में क्या है? मैं क्या आराम से सुन लेता हूँ बात, मैं सब जानता हूँ चीज़ें। तुम्हें ऐसा लगता है कोई अलग है। मैंने आपको एक लाइन बोली है कि मैंने 100 बैच मैथ पढ़ी है, ठीक है नहीं? और 100 बैच में जिसने मैथ पढ़ी हो वो मैथ के एक एक रग से वाकिफ है कि मैथ कैसे होती है, मैथ कैसे कराई जाती है और मैथ कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है नहीं? आप लोको पायलट के बैच में आए हैं। लोको पायलट के यदि आपका किसी का कोई जानकार है जोधपुर में तो उसको पता करके पूछ लेना। लोको पायलट में ही पढ़ाता था और मैथ हर बैच में मेरी पढ़ाई हुई है। अब मेरे टाइम नहीं था ना, फिर टेक्निकल कौन पढ़ेगा? इसका तो कोई मास्टर ढूंढे नहीं मिले, टॉर्च लेके मिलोगे तो ही नहीं मिले। मैं नहीं मैथ पढ़ाता था, मेरे खुद की इच्छा है मैथ पढ़ा दूं, लेकिन टाइम कहां से लूं जबकि मैं पूरे दिन टेक्निकल पढ़ाता हूं। दिक्कत इसलिए मैथ नहीं पढ़ा सकता। अरे आपको लगता है बेटा 6 से 7 पढ़ा दो, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। सिंपल लॉजिक है कि मैथ में जिसने कैलकुलेशन करने से मन चुराया है उसको जिंदगी में कभी गणित नहीं आती है। जिसने कैलकुलेशन करने की इच्छा जाहिर की है हर सवाल उसके मैथ से होता है। जिनकी भी आपकी क्लास मैथ अच्छी से कोई भी बैच में पढ़ता हो, मुझे बताओ औसत में राशियों का योग बटा राशियों का अलावा क्या सूत्र है? कोई सूत्र निकाल के दिखा दो, कोई सूत्र निकाल के दिखा दो कि इसमें एक और सूत्र ये रहा। कोई सूत्र नहीं। और जितना भी आप दूसरा निकालोगे वो सारे सूत्र राशियों योग बटा राशियों की संख्या से आया है, उसी से बनता सूत्र। इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। एक क्लास में 32 छोरों का औसत भार इतना था, 3 लड़के नए आए, औसत भार इतना हुआ, तो 3 का औसत भार क्या है? सवाल है ना, अच्छा सवाल है। आप में से कई ढेर हो जाते हैं।
लेकिन वो भी राशियों योग बटा राशियों के संख्या से। सूत्र तो अलग है नहीं। इस पूरे खेल में एक ही लफड़ा है, वो कैलकुलेशन का है। और पहले दिन सेमिनार के दिन में अच्छा खासा बताता हूं कि ये जो भर्ती है वो बैठ के कैलकुलेशन करने की भर्ती है, थ्योरी पढ़ने से कोई लेना देना है नहीं। आराम से बताता हूं मैं। और यदि जिसने मैथ करने का, ढंग से कैलकुलेशन करने का मन नहीं होता तो मन आदत डालो, गुणा आपको करना पड़ेगा। बिना गुणा इस भर्ती में कुछ है नहीं, और जिसने गुणा कर लिया तो उसको कोई दिक्कत है नहीं। ये दोनों श्योर चीजें हैं, और दोनों लाइन में सेमिनार के अंदर बताता हूं। और इसलिए बताता हूं कि सेमिनार में कि होता क्या रेलवे में एक्चुअल प्रॉब्लम है कि यदि मान लो आपको 34 का 35 से गुणा करने में बड़ा लंबा टाइम लग रहा है, तो ये मैथ की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो तू ही तो कर, मैं तो कर, मैं तो वैसे भी आता है। कौन सी 34 गुणा 35 का क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं? तू कर गुणा, मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। मैं बताऊं, रुक तू मेरी बात। क्या होता है कि यह है 34, अरे ये है 35, ठीक है। मैं बताऊं तुझे शॉर्ट ट्रिक, फिर तू घूमेगा। 5 को 4 से गुणा किया तो आया 20, 0 हासिल लगी 2। फिर दूसरा लॉजिक होता है 5 को 3 से गुणा करना, प्लस 3 को 4 से गुणा करना, ठीक है। तो 5 तिये 15 और 4 तिये 12, हुआ कितना? 27। 2 जोड़ा कितना हुआ? 9। ये क्या आया? 29। 29 में क्या आया? 9। और क्या लगी भाई? हासिल 2, ठीक है। और 3 को 3 से गुणा करना क्या आया? 9। और 9 और 2 कितना है? 11। ये हुआ शॉर्ट। ये शॉर्ट तब आएगा जब आपको बड़े तरीके से 34 को 35 से गुणा करना आता है। ये बताने से क्या कोई लेना देना? बताया तो और क्या बताए? और क्या बताए? ऐसे मंत्र फेंके। और अच्छा, ये भी गुणा किससे होता है मैं बता दूं। ये गुणा उन्होंने बता दिया होगा। ये गुणा उससे होता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। बाकी बैठे बैठे घूमो, इसका याद ही नहीं रहता ये जोड़ी। ये हर किसी से आपकी क्लास में नहीं होता गुणा, और जिससे ये नहीं होता तो उसको यही करना पड़ेगा, 34 को 35 से गुणा। 5 चौक 20, हासिल लगी 2, 5 तिये 15 और 2 हो गए 17, और 4 तिये 12, 3 तिये 9 और 2 9 1 10, ठीक है ना। 1 1 9 0। उससे यही आसान होगा, क्योंकि इससे गुणा करने में 5 तिये 15 प्लस 4 तिये 12, फिर 15 और 12 27, फिर हासिल जोड़ी 2 तो हुए 29, फिर लिखा 9। और ये जो मामला है ना पूरा, ये पूरा दिमाग के अंदर करना पड़ता है, ये लिखना नहीं पड़ता है। ये लिखा तो फिर बड़ा हो गया ना वापस ही, फिर शॉर्ट कहां रहा? शॉर्ट कहां रहा? ये तो तब होता है जब ये सब काम क्या करना पड़ता है दिमाग के अंदर। चाहे कोई कैलकुलेशन करके देख लो, ये शॉर्ट तभी कहलाएगा जब ये काम क्या करोगे दिमाग के अंदर। यदि आपने ये लिख के किया तो फिर शॉर्ट कहां? फिर तो ये कर लो, ये उससे ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कैलकुलेशन। और आपने कितने लिखे? तू छोड़ दे कि भाई 42 का पढ़ा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तू मुझे बता 27 आटा कितना होता है? नहीं पता ना? नहीं पता। 23 आटा कितना होता है? नहीं पता ना। 18 आटे कितना होता है? नहीं पता ना। 14 आटे कितना होता है? तो तू मुझे क्या पूछे बता। मुझे सवाल पूछने वाले का खुद का एक, रुको मेरी बात हो। मैंने कहा ना, मैं आपको ऐसे नहीं है, आपको अलग गलतफहमियां रह जाती है मेरे बारे में। मैं आपको इतना सा बताऊं कि मैं गणित बहुत पढ़ाई हूं, तो गणित के बारे में रग रग में अच्छे से बताता हूं। गणित का एक सिंपल लॉजिक है। गणित जिसकी बाय डिफॉल्ट मैथ अच्छी होती है ना क्लास में, उन बच्चों में मैं भी आता था, मेरी बाय डिफॉल्ट मैथ अच्छी होती थी। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो जनरली पीसीएम वाले लड़के हैं, क्लास में भी कोई बैठे होंगे, उनकी बाय डिफॉल्ट मैथ अच्छी थी। उनमें उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं, उनको केवल इतना था, उनको मैथ से डर नहीं लगता। जो मैथ है ना, जिनकी मैथ अच्छी होती है, उसमें एक ही खास बात होती थी, भले पूछ लेना आप में से कोई पीसीएम का है, वो हाथ खड़ा करके चेक लेना, उसके एक ही खास बात है, उसको मैथ से डर नहीं लगता। वो कहते गणित है तो गुणा कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे।
मैथ से डर नहीं लगता, और जिसको मैथ से डर नहीं लगता उसकी कैलकुलेशन अच्छी है। खेल केवल कैलकुलेशन का है, और पूरे मैथ में कोई खेल है ही नहीं, केवल कैलकुलेशन का खेल है पूरे गणित में। किसी भी चैप्टर में जाओ, किसी भी चैप्टर, जो मर्जी चैप्टर चले जाओ, उस पूरे चैप्टर का सारी एक एक आपको करना गुणा पड़ेगा, देना भाग पड़ेगा। आप जो नाम बोलो मैं उसका करवा दूं सवाल, जो नाम बोलो। और पूरे पूरे का खेल इतना ही है कि करनी आपको कैलकुलेशन है। जब तक आप कोई नाम बोल दो ना, आप कह दो सेंसफुल पर में करा दो, तो उसका भी खेल यही है। आप इकाई अंक निकालो, उसका भी लॉजिक यही है। कोई चैप्टर बोल दो, पूरे प्रतिशत में क्या है, पूरे प्रतिशत में कितने सूत्र कहां से लाते हैं? प्रतिशत का कोई सवाल बोलो, सूत्र कहां है? प्रतिशत में प्रतिशत है, 100 के ऊपर मान निकालना है। हर सवाल उसी बेस पे हो रहा है। और जब भी, अच्छा आप ऐसे किन्हीं को, भाई किसी ने औसत की ट्रिकें भी पढ़ी होगी, और वो एक एक ट्रिक मैं आपको निकाल के दिखा दूं, राशियों योग बड़ा राशियों की संख्या से निकल गई है। ट्रिक कहां से बनी है, उस ट्रिक को मारो गोली। मैं आपको ये बताऊं, जब भी सवाल फंसेगा, सवाल होगा राशियों योग बड़ा राशियों के संख्या से, औसत का सवाल। कोई सवाल, कोई सवाल हो, किसी की कैसी मैथ हो, तो बेसिक पूरे लॉजिक का सार होता है कि आपको कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है। मैं आपको बताऊं आपको दिक्कत कहां आती है। एक तो जहां पर आती है संख्याओं पर आधारित सवाल गणित में, एक है ना आपके खंड, वहां आपके तोते उड़ते हैं। एक घातांक करनी आती है तो आपके तोते उड़ते हैं। वो आई कि अभी अभी आई होगी? हाँ, तो आएगी तब उड़ेंगे, ठीक है ना, 100% उड़ेंगे, उसमें उड़ते ही है। अब उसमें उड़ते क्या है, उसमें सवाल क्या है मैं बताऊं। परीक्षा का सवाल है 25 की घात x प्लस 4 बराबर 5 की घात 9, ठीक है ना। मैं सवाल ये है, परीक्षा का सवाल ये है, ये एक्चुअल परीक्षा का सवाल है। अब बताओ x का मान क्या है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती है। कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, जब आधार समान होते हैं तो घातें। अब तो आधार समान करना पड़ेगा। आधार समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को क्या लिखना पड़ेगा, 5 की घात 2, आगे क्या लिखोगे, x प्लस 4 बराबर 5 की घात 9। अब 2 से इसको करना पड़ेगा गुणा, तो 2 से गुणा किया तो 2x प्लस कितना है 8 बराबर 5 की घात 9, ठीक है। अब कईयों को तो ये करने में दिक्कत है। मैं आपको रियल बताऊं, पहले तो ये आधार समान करने के लिए 25 2 5 की घात आएगा, ठीक है। अब देखो 2 केवल क्या है कि भोजन है, तो केवल x को 2 से गुणा करेंगे, आगे वाले 4 को करेंगे नहीं, जबकि ये तो एक पूरी संख्या हुई ना, x और 4 दोनों 2 से गुणा होगा। अब आधार समान है तो घातें बराबर है, तो ये क्या हुआ, 2x प्लस 8 बराबर क्या है 9, तो 2x बराबर क्या है 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, x बराबर क्या हुआ 1/2, ये x का मान आया। ये आया एक सिंपल लॉजिक। एक सवाल आपको ये पूछा जाता है कि भाई 3 की घात 2x बराबर 81 की घात 2, अब बताओ x का मान क्या है। अब आप में से कईयों को और दिक्कत। अब आपको इस सवाल को सोल्व करने में लॉजिक बताऊं, इस सवाल को सोल्व करने का लॉजिक है, आपको याद होना चाहिए 3 की घात 4 81 होता है। इस सवाल को सोल्व करने का तरीका यही है कि आपको याद होना चाहिए कि 3 की घात 4 क्या होता है 81। जब तक आपको यह नहीं पता 3 की घात 4 81 आता है, तब तक आप किसके चारों ओर घूमो, कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे तो 3 की घात 2x और 3 की घात कितना होता है 4, ये होता है 81। अब कैसे पता चला, इधर 3 की घात चल रही है तो ये कंफर्म है 3 की घात चलेगा। आपसे जब तक 81 नहीं आए तब तक 3 को गुणा करते चलो, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 81, 4 बार में आ गया। अब करो 3 की घात 2x बराबर 3 की घात 4 इंटू 2 कितना है 8, ठीक है। 2x बराबर क्या हुआ 8,
बताओ x बराबर क्या है? 4। और एक आपके सबसे बड़ा दुश्मन है, ये खुद x है। अब x से डर लगने में, अब पर्सन में x है, उसको कहां गायब करूं? पर्सन में x थोड़ी ना गायब होता है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, मैं सारा चैप्टर में, कोई सा भी चैप्टर है, मैं सारा चैप्टर आराम से बता सकता हूं, A to Z चैप्टर। तो आपको जो टफ सवाल है, आपको टफ कहाँ कहाँ लगता है, वो मुझे आराम से पता है। एक अभी आया होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, जो ऑप्शन से हैंडल कर ले तो जल्दी हो जाता है। और कहेगा नहीं नहीं सर पूरा करके दिखाओ, तो फिर वो एक से होता है। फिर कहते ये समझ में नहीं आया, तो वो कहता सीधे ही कर लो। फिर ये आए होंगे ना, मुझे पता है ना, मैं बता दूं। मैं गणित, मैंने कहा मैं कोई हाथ थोड़ी पढ़ाने लगा था। जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, उसमें यह होता है कि संख्याओं को बदला तो ये पहले वाली संख्या से 18 ज्यादा हो गया। जो सवाल में दिक्कत है वो बताओ, मैं आपको सवाल करूं, बताओ सवाल हो। अरे तो दिक्कत है सवाल तो लाओ ना भाई, मैं करवाता हूं ना, सवाल लाओ दिखाओ तो मैं बताऊं। अरे मैं पढ़ा ही तो रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि गणित कैसे पढ़नी है। मैं आपको पहले मैं पढ़ाता हूं टेक्निकल, और मैं एक्चुअल बताऊं ना, मैं पूरे दिन टेक्निकल पढ़ाता हूं। इतने सारे बैच हैं, मेरे पास टाइम होता तो मैं निश्चित रूप से पढ़ाता। और मेरी इच्छा है कि पूरे लोको पायलट बैच में कभी ना कभी मुझे गणित पढ़ानी, एक आध बैच में तो। लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा, क्योंकि टाइम का लफड़ा है। टाइम का इतना लफड़ा है कि अभी जो नया बैच है ना, उन बच्चों को मैंने ये कहा, मैंने कहा शायद तक आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। मतलब मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं शायद तक कह रहा हूं, तो गुंजाइश है काफी ज्यादा। उससे आगे वाले बैचों में मेरे फिजिक्स पढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। आपके बैच को कंफर्म कहा हुआ मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो वो मैं कंफर्म हूं, ठीक है ना। अभी जो नया बैच एडमिशन लिया तो उसके सेमिनार में बोला हुआ है, आपके कोई जानकार थे तो पूछ लेना। मैंने उनको बोला कि शायद तक फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, और मैं शायद तक कह रहा हूं तो गुंजाइश है। और आगे में आने वाले बैचों को मैं ये भी नहीं कह सकता शायद तक पढ़ूंगा, फिर मैं कहूंगा मैं वर्कशॉप, कैलकुलेट, ड्राइंग और ट्रेड पढ़ूंगा। क्योंकि जो मैं कहूंगा वो तो मुझे करना है ना भाई पूरा, ऐसा नहीं। कौन सा सवाल था? कोई सवाल बताओ ना, मैं सवाल बताऊं क्या है। ये सवाल थे कि एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या 1:2 के अनुपात में मूल संख्या क्या है? अब यदि तुम इसको कहोगे सर डिटेल में करो, तो तुम्हारे तोते उड़ेंगे, कंफर्म है। और यदि आप कहोगे सीधा ऑप्शन से करो और शॉर्ट करो, तो तुरंत 1 सेकंड का सवाल है। अब आपको क्या कहा? मूल संख्या से 27 कम है, और ऑप्शन आपको दिया है 36, 63, 48 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका मतलब मूल संख्या से अंक बदलने पर मूल संख्या से छोटी आ रही, तो पहले संख्या क्या थी? बड़ी। और संख्याओं के जो अंक है वो 1:2 में है, संख्या 1:2 के अनुपात में हो जाएंगे। तो यही करना है। पहले 36 है, बदलोगे तो क्या होगा? 63। आप कहेंगे गलत, बाद में संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी, 27 कम होनी चाहिए। 63 को आप उल्टा किया तो क्या है? 36। अब बताओ अंतर कितना है? 27 है क्या? तो 27 है, तो और क्या चाहिए? हो गया उत्तर। 1:2 में, 1:2 में है कि नहीं है? हो गया, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, संख्या कौन सी बदल सकते हो? पहली तो देखो कि जो भी बदला जाएगा 50 के चारों ओर घूमेगा। जब भी सवाल 50 की इधर उधर ही तो जाएगी संख्या। एक तो देखो आई 45, इधर हुआ तो कितना आया? 54। एक तो ये बदला गया, ठीक है। अब संख्या आपस में बदलने पर यही बनता है। इससे पहले वाले में क्या आया? 36, क्या आया भाई? 63। इससे पहले वाले में क्या आया? 27, क्या आया? 72। इससे पहले वाले में क्या आया? 18, इधर क्या आया? 81। बदला तो यही जा रहा है। यदि मान लो
अंक बदलने पर कम अंतर आ रहा है तो यह है, ज्यादा अंतर आ रहा है तो यह है। सामान्यतः यही होते हैं उत्तर हमेशा। देख लो, चेक कर लो, है कि नहीं है। तो सामान्यतः आप कभी भी चेक करो, तो जब भी ऐसा सवाल है तो ऑप्शन से आराम से होगा। आप कहोगे एक्स से करोगे तो आपका आधा पेज भरेगा, और फिर लास्ट में कहोगे ये समझ में नहीं आया, जबकि आपको समझना था ही नहीं वो। क्योंकि रेलवे का सवाल है वन डे एग्जाम, तो रेलवे ये थोड़ी कह रहा है कि आप एक्स से बड़ा करके समझो, वो कह रहा है उत्तर बताओ कैसे निकालोगे, है कि नहीं। और कोई सवाल बता दो ना, कोई सवाल, एनी वन क्वेश्चन इनमें से। अरे मुझे पता है ना, मैं पढ़ूंगा तो आप डाउट पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं खुद पूछता बहुत हूं। समझाने का ठीक है, अरे बेसिक से नहीं होता है, मामला इतना सा है। मैं बताऊं आपको, मैंने 2-3 बैचों के मामले देखे हैं, मैं 2-3 बैचों के मामले देखे हैं। इसमें पूरे में खेल क्या है कि 5-6 बच्चों के, 7 बच्चों के जो भी प्रॉब्लम आती है विशेष रूप से आती है, एक बैच ने चेंज कराया, वो बैच है होल नंबर 5 में। मैं बैच बता दूं ना, उन्होंने कहा संजय सर से लगाओ, उनको उनकी जगह मैंने लगा दिया, वो लगा दिया। और उसके मैं गया 20 दिन के बाद, मैंने जो जो बच्चे कहते मैंने कहा इधर बैठो, मैं लेता हूँ आपका टेस्ट। अब छुट्टी होने से पहले उनको रोका, टेस्ट लिया, वो वैसे के वैसे ही है, गुणा उनसे हो नहीं रहा। मैं रियल बताऊं, और मैं गणित को बड़े जड़ से जानता हूं, जब तक गुणा कैलकुलेशन नहीं करोगे गणित कोई कुछ नहीं कर पाता। गणित कैसे कुछ करो, गणित का एक ही आधार है कैलकुलेशन। आप इनमें से कोई सवाल बताओ ना, कौन सा है, मैं आपको बताऊं कैसे होता है। 99 नंबर सवाल, 1-2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 3 गुना है। 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी, एक एक्स और वाई होगी, ये अंकों के योग की 3 गुना, यानी x प्लस वाई का करूंगा तो कितना गुना आएगा, 3 गुना। और अंकों के गुणनफल की 4 गुना, एक्स वाई है, जो अंकों का गुणा करोगे तो कितना गुना आएगी, 4 गुना, ठीक है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच अंतर इनमें से कितना होगा। अच्छा, 4 और 3 चेंज कराए ना, हाँ 4 और 3 आपको चेंज करवाए ना, पर्सन में गड़बड़ छपी हुई थी तो आपको चेंज करवाए गए हैं। ये 4 गुना थी, ये 3 गुना, एक्चुअल में आपको ये करवाया ना, यही करवाया, ठीक है। अब वो कह रहा कोई संख्या है, उनके अंकों का योग करोगे और उनके योग का 4 गुना करोगे तो संख्या आ जाएगी, और अंकों का गुणा करोगे, उनका 3 गुना करोगे तो संख्या आएगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, ठीक है। एक तो ये सवाल है, तो सीधा आप ऑप्शन में तो -2 और -3 ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन से करने पर आपके अभी भी भारी पड़ता है, बड़ा है। या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, यानी कोई संख्या उठाओ और सीधी लगाओ, और या फिर आप एक्स वाई लिखा हुआ ना, तो ये है इकाई अंक और ये क्या है, दहाई अंक। और कैलकुलेशन के लिए करोगे तो 10x + y लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? कैलकुलेशन के लिए तो 10x + y लिखा जाता है, क्योंकि ये इकाई अंक और ये क्या है, दहाई अंक। और यहां फिर आप हिट एंड ट्रायल में x और y का कोई मान लो, जैसे कोई मान लो और उसका 4 गुना करने पर वो संख्या वही आए, ऐसा कोई है? कोई से लो, जैसे मान लो आपने है 2 और 4 लिया, 6 हुआ, और गुणा 4 से किया तो कितना आया, 24। 1 लिया 2, 1 लिया 4, योग कितना हुआ, 6 हुआ ना, और 6 को आपने 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 24। 2 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 8। 8 ये कितना हुआ, 24। मेरे पास उत्तर आ गया और मैं कहीं गया नहीं,
और आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये तो जो मैंने ये सीधा लगाया 2 और 4, ये मैंने मेरे तजुर्बे से लगाया, मेरे पास कहीं से नहीं आया। और इस मेथड को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। इस मेथड का नाम है, एक्चुअल में मैथ में एक मेथड होता है, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल। कि भाई आप एक एक को चेक करो, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। जहां सक्सेस हो जाए ओके। तो ये तो है 2 और 4 पर, अब संख्याओं का अंतर भी आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा? -2। उत्तर भी आ गया, हो गया सब कुछ। अब ये तो वो हुआ कि ये मैप कर सकता था, अब मैं आपको कैसे बताऊं? भाई मैंने तो पर्सन पढ़ लिया, पर्सन जो भाषा कह रहा मैंने बोर्ड पे लिख दिया। बताओ पर्सन इसके अलावा कुछ बोल रहा है क्या? पूरे पर्सन में कहीं कुछ बोला हुआ है क्या? 2 अंकों की संख्या है, उन अंकों का योग का 4 गुणा करोगे तो संख्या आ जाएगी, और उन अंकों का गुणनफल का 3 गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगी? संख्या। तो एक तो मेथड है हिट एंड ट्रायल, लगाओ लॉजिक कि भाई 1 कर 4 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 12 वाला लॉजिक लगना चाहिए। तो 12 नहीं लगा 24 लगाओ, 24 नहीं लगा 36 लगा लो, 36 नहीं लगा 48 लगा लो। ट्राई तो पहले वहां करेंगे ना, 4 और 3 दोनों का काम चल रहा है, क्योंकि इसमें भाग 4 का भी जाएगा और इसमें भाग, और जिस संख्या में 4 और 3 का भाग जाएगा उसमें 12 का भाग जाएगा। तो मुझे किसके गुणज में चलना चाहिए? 12 के गुणज में। मैं 10 के 20 के 15 के गुणज में क्यों चलूंगा? क्योंकि जो भी संख्या आएगी उसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जो भी संख्या उसमें 3 का भाग भी क्या होगा? जाएगा। जिसमें 4 का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए, उसमें किसका भाग जाएगा? 12 का। 12 ले लो, एक 12 लेने पे तो बैठ नहीं रहा। 24 ले लो, 12 में नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि 1 गुणा 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 ही हुए, होना 12 चाहिए था, हो ही नहीं रहा। 24 में बैठ गया, 24 में नहीं बैठता तुम 36 में जाते, 36 में बैठता तुम 48 में जाते, जहां भी जाते 12 के गुणज में जाते, क्योंकि यहां जो संख्या आ रही है उसमें 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? और अब यदि आप मेरे से भी कैलकुलेशन करोगे, नहीं नहीं सर वो पूरा बताओ, तो मैं करूंगा तो एक्स और वाई से, है कि नहीं है? और मुझे एक्स और वाई में कोई तकलीफ है नहीं। एक्स वाई में क्या तकलीफ? मुझे तो, मैं टेक्निकल पढ़ाता हूं एनी टाइम, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल बात हो, नाइट का कुछ नहीं बेच, गणित आपको अच्छी पढ़नी है तो बच्चा सबसे पहले आपको गुणा भाग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं जब भी पढ़ाता था, यदि किसी ने भी मेरे से पढ़ी थी कभी भी पुराण, उनको पूछना कि हम मास्टर समझा रहा है यहाँ तक आ गया और बच्चा यहाँ अटका हुआ है कि 37 कैसे आया है, वो वही अटका हुआ मास्टर यहाँ तक पहुँच गया। आपके साथ भी वही चल रहा है। और ये लेगिंग क्यों आती है? कैलकुलेशन के कारण। जबकि मैं आप बता दूं, आपकी क्लास में आप नोट कर लेना, जैसे टीचर ने बताया कि ये लॉजिक लगता है, जिसकी गणित अच्छी है उसके बाद वो बोर्ड पे नहीं देखता, खुद करता है। चेक कर लेना ना, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को चेक कर लेना, वो कहता है इसमें देखो 2 की घात वाला लॉजिक चल रहा है, तो बच्चे को अच्छा 2 की घात वाला, फिर वो खुद करेगा, फिर ऊपर नहीं देखेगा। वो केवल ऊपर देखने से तो होना नहीं है, गुणा ऐसा है कि वो खुद ही करना पड़ता है। और क्या कराएं बताओ? गुणा करना तक आपको सिखाएं, और क्या करें? हैं? और क्या करें? नहीं और क्या करें बताओ? वो चीज गलत है क्या? अब और क्या करें? कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है रे, और कोई लॉजिक है नहीं। कुछ नहीं, मैं देखो पहली बात तो ये है, एक बात तुम ध्यान से रखना कि मैथ का टीचर मैंने भेजा है तो चेक पूरा मैंने किया है। आपके वीडियो क्या चलते हैं वो मैं खुद देखता हूं, ठीक है ना? इसलिए इतना किंतु परंतु रहता नहीं मेरे मामले में। पूरे खेल में एक ही खेल है कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, ठीक है? और दूसरा मामला है
मेरे से आप कभी भी मैथ का चाहे कोई डाउट पूछ लेना, रीजनिंग का चाहे कोई डाउट पूछ लेना, फिजिक्स का पूछ लेना, ड्राइंग पूछ लेना, वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछ लेना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पूछ लेना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पूछ लेना, कभी भी आपको मैं तुरंत ही सोल्व करा दूंगा। हाँ, जी के मैंने करा था, और ये सारे सब्जेक्ट मैंने आराम से अच्छा खासा पढ़ाए हुए हैं, और पढ़ाता भी तो हूं। रीजनिंग में भी कभी कोई डाउट आ जाए, कभी भी कोई सवाल समझ नहीं पूछ लेना। अरे